सो नाउ टुडे आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की। एज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कितने टाइप की होती हैं, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव में मेन क्या है, इकोलॉजिकल हो गई, है ना, और क्रॉस सेक्शनल हो गई। क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल भी हो सकती है। एनालिटिकल में केस कंट्रोल और कोहॉर्ट होती है ना। केस कंट्रोल रिट्रोस्पेक्टिव होती है, कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव होती है। फिर हमने उसके बाद बात करी थी कोहॉर्ट बेस केस कंट्रोल स्टडीज़ की, जिसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में बेसिकली क्या है, जो हाइपोथेसिस हमने जनरेट करी थी एनालिटिकल स्टडीज़ में, तो उनको हम कंफर्म करते हैं कि ये पॉजिटिव फैक्टर रहे हैं जो भी हमने निकाला था वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरवेंशनल स्टडीज़ and some action or intervention is involved in such type of application of drug or withdrawal of a suspected cause in the experimental study group, or changing one variable is in the causative chain और नो चेंज इन कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो दो ग्रुप बना लेते हैं हम, कंट्रोल और स्टडी ग्रुप। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। तो जो स्टडी ग्रुप होता है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, उसमें हम कोई इंटरवेंशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका आउटकम देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों में। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, क्या कोई इफेक्ट है या नहीं आया है ना। इसमें बेसिकली इस तरह की स्टडीज़ कॉस्टली होती है और एथिकल इश्यूज होते हैं और फिजिबिलिटी हमें देखनी पड़ती है। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की? सबसे पहले प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो गुड प्लानिंग टू इंश्योर द कंट्रोल ओवर द टेस्टिंग एनवायरनमेंट। एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, है ना। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टू ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। एम क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं, जो हमने एनालिटिकल स्टडीज़ में हमने निकाली थी हाइपोथेसिस। तो हम कॉजैलिटी प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, उसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, और दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। अब अगर हम देखें कितनी तरह की होती है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर टू टाइप, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज या नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वेसी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बेसिकली कितनी तरह के होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल को हम जनरली ऐसे भी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोल देते हैं। इसमें पेशेंट यूनिट ऑफ स्टडी होता है। उसके बाद आता है फील्ड ट्रायल या कम्युनिटी ट्रायल। ये बेसिकली प्रिवेंटिव ट्रायल्स होते हैं। इसमें हम हेल्दी इंडिविजुअल लेते हैं। तो इसमें कितनी तरह के होते हैं फील्ड ट्रायल? प्रिवेंटिव ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, सिजेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या होता है? कम्युनिटी इंटरवेंशन ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, हेल्थ सर्विसेज इवेल्यूशन ट्रायल होते हैं। ये डिटेल में हम देखेंगे अभी आगे, है ना। नॉन रेंडमाइज या नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स या क्वेसी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या होता है? इसमें बेसिकली ये पहले देखो कितने तरह के होते हैं। अनकंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडीज़ होती है, जिसमें हम कंट्रोल के साथ या विदाउट कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो नॉन रेंडमाइज या नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल बेसिकली तब करते हैं जब हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, है ना। स्टडी ग्रुप या हमारे पास दो ग्रुप्स नहीं हो पाते, कंट्रोल ग्रुप नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो ये when experimental methods are not possible because of ethical, administrative और other reason, ठीक है। ethical reason, भाई मान लो हमने स्मोकिंग देखनी है, तो हम स्मोकिंग इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते ना, है ना। तो कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं, या कोई बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग है, हम उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एथिकल इश्यूज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या और भी रीजन्स हो सकते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं ये क्रूड होते हैं, मोर फ्रिक्वेंट स्पूरियस रिजल्ट्स होते हैं इनके, लेस वैलिडिटी होती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं कुछ कंडीशन में जहां हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनकंट्रोल ट्रायल की। दीज आर द ट्रायल विदाउट कंट्रोल। इसमें कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत हमें फील नहीं होती अनकंट्रोल ट्रायल में। तो इसमें हम कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? इवेल्युएटिंग वेदर अ स्पेसिफिक थेरेपी अपेयर्स टू हैव एनी वैल्यू इन पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। टू डिटरमिन द एन अप्रोप्रिएट डोज हमने देखनी है।
पहले क्या डोज चल रही थी, उसका क्या इफेक्ट था, बाद में हमने डोज बढ़ा दी, कम कर दी, उसका क्या इफेक्ट आया है ना। टू इन्वेस्टिगेट एडवर्स रिएक्शन अगर हमने देखने हो। हाउएवर इवन इन दीज अनकंट्रोल ट्रायल वन इज यूजिंग इम्प्लाइड हिस्टोरिकल कंट्रोल, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन रेबीज़ है, इसमें मोर्टेलिटी 100% है। अब हम कोई अगर नई ड्रग इन्वेंट करते हैं रेबीज़ के लिए, ठीक है, रेबीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को ट्रीटमेंट दें और किसी को नहीं दें, ठीक है, ये एथिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देते हैं ट्रीटमेंट, उसके बाद हम हिस्टोरिकल कंट्रोल से उसको, हिस्टोरिकल कंट्रोल मतलब एक्सपीरियंस अर्लियर, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं था तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियसली, तो उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। तो इसमें नई ड्रग अगर कोई है, लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है, तो उसमें हम इसको अनकंट्रोल ट्रायल्स को देखते हैं। दूसरा होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पॉसिबल नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन में, जैसे नेचुरल कुछ होता है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस होते हैं, मान लो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक के बाद स्ट्रेस है, ठीक है, डैमेजेस होते हैं, उस स्ट्रेस का क्या इफेक्ट आता है, उसकी हेल्थ पे क्या इश्यूज़ हैं, तो ये नेचुरली अकरिंग चीज़ें होती हैं, इसमें हम देख लेते हैं। या फिर जैसे नेचुरली अकरिंग 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्मोकिंग को अगर हम लेके चलें तो स्मोकर और नॉन स्मोकर। अब हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना कि भाई आधी ग्रुप को हम कहीं स्मोकिंग करो, आधे को नहीं करो, है ना, हम इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते स्मोकिंग। तो ऑलरेडी जो ग्रुप परसिस्ट कर रहे हैं तो उसमें से हम 2 बना लेते हैं, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। उसके बाद हम उसका फर्दर फॉलोअप करते हैं, देखते हैं किसमें, जैसे लंग कैंसर लेके चल रहे हैं तो वो हुआ है या नहीं हुआ है, CHD लेके चल रहे हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस तरह से हम लेके चलते हैं। नेचुरली क्या हो सकते हैं ग्रुप, जैसे माइग्रेंट्स का ग्रुप हमने ले लिया, रिलीजियस या सोशल ग्रुप ले लिया, एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी जापान में, उसके बाद क्या इफेक्ट्स आए हैं, ठीक है, या नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो हमने ग्रुप ले लिए। तो ये हम क्रिएट नहीं कर सकते, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये। अब आता है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन ट्रायल। इसमें 2 तरह से होता है, जैसे मैंने बताया, कंट्रोल के साथ और विदाउट कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल के साथ करें, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल इज प्रोवाइडेड बाय नेचर और नेचुरल सर्कमस्टेंसेस। जैसे मान लो हमने कोई लेजिस्लेशन ली, सीट बेल्ट लेजिस्लेशन किया, ठीक है, विद कंट्रोल का क्या मतलब, एक डिस्ट्रिक्ट में तो हमने कंपलसरी कर दिया, एक में कंपलसरी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की इंसिडेंट्स देखते हैं, ठीक है, कितना उसमें क्या मॉर्टेलिटी हो रही है, उसको कंपेयर करते हैं, जहाँ लेजिस्लेशन हमने कंपलसरी किया था, तो ये कंट्रोल ग्रुप हो जाता है। विदाउट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, इसमें हम वो ही अपना ही कंट्रोल होता है, ठीक है, जहाँ पे हम जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी हम देखना चाह रहे हैं, वो उसका ऑलरेडी ही बिफोर एंड आफ्टर, मतलब सेम ही ग्रुप पहले और हमने जो भी इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद उनमें क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। जैसे हम पोलियो वैक्सीन, मान लो पोलियो वैक्सीन पहले नहीं थी, तो उससे पहले क्या इंसिडेंसेस होते थे पोलियो के केसेस के, पोलियो वैक्सीन आने के बाद साक एंड 7 वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन, इसके बाद किससे इंसिडेंस कम हुए हैं, पोलियो की डिजीज़ कितनी कम हुई है, मॉर्बिडिटी कितनी कम हुई है, किस लेवल पे कम हुई है, सीवियरिटी हुई है या नहीं हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं विदाउट कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर। अब आते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अभी तक क्या था, नॉन रेंडमाइज, ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब आता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसमें बेसिक डिज़ाइन क्या होता है, बेसिक डिज़ाइन में देखो सबसे पहले हमें एक सूटेबल पॉपुलेशन ले रही होती है, रेफरेंस या टारगेट पॉपुलेशन, जिसमें हमने जो भी हमारा रिजल्ट आए उसको हम जनरलाइज करेंगे। उस सूटेबल पॉपुलेशन में से अगर वो छोटी पॉपुलेशन है तो हम सबको ही ले सकते हैं, अदरवाइज हम उसमें से सैंपल लेते हैं, सूटेबल सैंपल लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन बोलते हैं उसको। अब इसमें हम अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया जो होता है ना वो करेंगे। तो एक्सक्लूजन हम एक्सक्लूड किनको करेंगे, जो हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे, एलिजिबल नहीं है, और दूसरा जो कंसेंट नहीं देते स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। रेंडमाइजेशन, उसके बाद हम रेंडमाइजेशन करेंगे उस पॉपुलेशन की, कुछ ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे और एक को कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल या स्टडी ग्रुप। उसके बाद हम इंटरवेंशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं। उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, क्या हमारा रिजल्ट आया, जो हमने इंटरवेंशन करी उसका क्या रिजल्ट रहा। अब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 2 तरह से डिज़ाइन होते हैं, कंकरेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन एंड क्रॉस ओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन। तो कंकरेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजंस आर मेड बिटवीन 2 रेंडमली असाइंड ग्रुप, और एक ग्रुप को हम एक्सपोज करते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में, और पूरी जो स्टडी पीरियड होता है उसमें वो उसी ग्रुप में ही रहते हैं, ठीक है, ये ट्रीटमेंट एक ही ग्रुप में करते हैं। क्रॉस ओवर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 ग्रुप में करा एक्सपेरिमेंट, जैसे इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है,
एक 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 ग्रुप को हमने एक्सपोज कर दिया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से, दूसरे को एक्सपोज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप किया, उसके रिजल्ट देखे, उसके बाद थोड़ा सा उसके बीच में वॉश आउट टाइम हम देते हैं जिसमें उस ड्रग का इफेक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। उस टाइम पीरियड के बाद हमने उसको क्रॉस ओवर कर देंगे, मतलब जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे थे जिस ग्रुप को, उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और जिसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो सेम ही ग्रुप में, ठीक है, एक ही ग्रुप जो है वो अपने लिए कंट्रोल की तरह से भी काम करता है। तो उसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है, अगर हम 2 ग्रुप लेके चल रहे हैं उसमें पेशेंट भी सेटिस्फाई रहता है कि ठीक है मुझे भी नया ट्रीटमेंट मिला है, ठीक है, और उसमें बाकी फैक्टर्स भी नलीफाई हो जाते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर है या हमें मैचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों, क्योंकि सेम ही ग्रुप में हम दोनों ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं क्रॉस ओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन। अब आता है हमारा जो फर्स्ट था क्लिनिकल ट्रायल, जिसको हम ऐसे ही RCT बोल देते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, है ना। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका एम क्या है, हमारा एफिकेसी है। नए ड्रग को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी एफिकेसी देखना चाहते हैं, या नई रिजीम हम देखना चाहते हैं, कोई नया डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम देखना चाहते हैं, थेरेपेटिक प्रोसीजर देखना चाहते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर देखना चाहते हैं कि कौन सा बेटर है, या कोई नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें पेशेंट जो है, जो स्टडी ग्रुप हम इसमें रेंडमली एलोकेट करते हैं, स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हम उसमें जो भी हमारा इंटरवेंशन एक्सपेरिमेंट है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रैंडम एलोकेशन से क्या होता है, हमारी बायस नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ तो जैसे हमें फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं जिनको हम मैच कर लेते हैं, कुछ पॉपुलेशन में ऐसे होते हैं जिनको हम मैच नहीं कर पाते या हमें नहीं पता। तो रैंडम एलोकेशन में क्या है, कोई भी जो हमें जानते भी नहीं है वो फैक्टर्स भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सूटेबल हमारा एक ग्रुप बन जाता है। इसमें क्या आता है, कोऑपरेटिव या मल्टी सेंट्रिक ट्रायल। ये भी क्लिनिकल ट्रायल है, लेकिन ये क्या होता है, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में होता है या मल्टीपल कंट्रीज़ में हम इसको कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स। अच्छा, अब क्लिनिकल ट्रायल में फेजेस होते हैं, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। ये किसी भी नए ड्रग के लिए या वैक्सीन के लिए भी होता है, ठीक है। इसमें फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 बेसिकली इट इज़ डन ऑन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल अप टू 50। इसमें हम क्या देखते हैं, सेफ्टी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड साइड इफेक्ट देखते हैं वैक्सीन का, ठीक है। फेज़ 1 में आने से पहले एनिमल में स्टडीज़ हो चुकी होती है, उसके बाद हम फेज़ 1 में ह्यूमन बींग्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। फेज़ 2 में क्या करते हैं, ट्रायल इज़ कैरिड आउट ऑन ए लार्जर ग्रुप ऑफ पर्सन, 100 से 500, 100 to 500 पर्सनस को हम देखते हैं। इसमें केवल हम सेफ्टी या एफिकेसी ही नहीं देखते, बल्कि हम इसमें डोज शेड्यूल, डोज कितनी देनी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। मल्टीपल सेंटर्स में होता है ये, है ना। फेज़ 3 में क्या होता है, फेज़ 3 में ट्रायल हम थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स में करते हैं। इसमें सिर्फ हम सेफ्टी एफिकेसी ही नहीं देखते, इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर ये फिट है या नहीं वैक्सीन, ठीक है। लार्ज स्केल पे हम इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, ठीक है। जब लार्ज स्केल पे हम किसी चीज़ की उसका आउटकम देखते हैं उसे इफेक्टिवनेस बोलते हैं। फेज़ 4 क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। ये ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें हम देखते हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, कितना उसका इफ़ेक्ट आ रहा है फील्ड में। बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी हम क्लिनिकल ट्रायल को करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोटोकॉल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल बेसिकली स्पेसिफाई करता है इन्फॉर्मेशन को कि हम क्या कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल में, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हम प्रोटोकॉल में हमारा क्या क्या होना चाहिए, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी के क्लियरली होने चाहिए, क्या हमारा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, स्टडी ग्रुप में हम किनको डाल रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप में किसको डाल रहे हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ सैम्पल क्या है, ये सारा कैलकुलेट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, प्रोटोकॉल को हम कंप्लीट करने से पहले एक टेस्ट कर लेते हैं, पायलट स्टडी कर लेते हैं, देखने के लिए, फिजिबिलिटी देखने के लिए, या क्या प्रॉब्लम्स आती है जिससे रेक्टिफिकेशन किया जा सके। सेकंड स्टेप्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन। अब रेफरेंस पॉपुलेशन जैसे पहले बताया, टारगेट पॉपुलेशन होते हैं जिसमें जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको जनरलाइज करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्टडी पे। जितने भी एक्सपेरिमेंट में, जैसे मान लो टीबी के लिए हम कोई नई थेरेपी ले रहे हैं तो हम टीबी वाले पेशेंट ही लेंगे ना, पूरी जनरल पॉपुलेशन को लेके क्या करेंगे, या कोई सर्जरी करनी है तो जिसमें वो सर्जरी की ज़रूरत है उन पेशेंट्स को लेंगे, है ना। इसके बाद हम करते हैं रैंडमाइजेशन। जब हमारी सिलेक्शन हो गई इसके बाद हम रैंडमाइज करेंगे, ये हार्ट होता है स्टडी का, क्लिनिकल ट्रायल का। इसमें हम एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड आइदर स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। इससे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको नहीं पता भाई, उसके चॉइस नहीं है कि हम इसमें ये एक्सपेरिमेंट करें या नहीं करें, या इसे कंट्रोल में रखें, ठीक है। तो इससे हम बायस को एलिमिनेट कर सकते हैं।
सिलेक्शन ऑफ स्टडी ग्रुप, इसमें ये भी रैंडम सिलेक्शन से ही होता है कि स्टडी ग्रुप में किसको रखना है और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में किसको रखना है। इसमें हम इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। देखो स्टडी ग्रुप में बेसिकली क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेफरेंस पॉपुलेशन। जैसे हमने बात करी टीबी की, अगर थेरेपी है तो हम टीबी वाले पेशेंट्स को ही लेंगे, है ना। देयर मस्ट बी इन्फॉर्म कंसेंट, जो कंसेंट देगा वही एलिजिबल होगा स्टडी में लिए। और ससेप्टेबल होना चाहिए डिजीज, जैसे हम कोई ट्रायल वैक्सीन की कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ड्रग की कर रहे हैं, तो उसमें हम अगर देखें कि उसमें ये डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, या कितना इफेक्ट आ रहा है, वो ससेप्टेबल होना चाहिए उस डिजीज़ का। जैसे हम एनीमिया के लिए कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो एनीमिक ही होना चाहिए ना जो पेशेंट है, तभी हमें पता चलेगा हमारा इफेक्ट आया या नहीं आया। अब सेलेक्ट कंट्रोल ग्रुप में हम मैचिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मान लो जैसे एनीमिया के लिए हम ले रहे हैं तो स्टडी ग्रुप में हमने ले लिया बहुत सीवियर एनीमिक, कंट्रोल में हमने ले लिया ठीक है माइल्ड एनीमिक ले लिया, तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि फिर रिजल्ट हमारा सही नहीं है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन, फिर हम ड्रग को या इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट को हम उसको स्टडी ग्रुप में डालते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में हम या तो प्लेसोबो डालेंगे या अल्टरनेट कोई ट्रीटमेंट डालेंगे, फिर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप्स को फॉलो करेंगे सेम इंटरवल पे। अच्छा, फॉलो में क्या होता है, लॉस टू फॉलो अप भी हो सकता है जिसे हम एट्रिशन बोलते हैं। ये किस वजह से हो सकता है, डेथ हो सकती है, माइग्रेशन हो सकता है, या नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है, बीच में उसने कहा मैं तो नहीं करता अब स्टडी में पार्टिसिपेट, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम सिलेक्शन के टाइम पे देखें कि एट्रिशन के चांसेस बहुत कम से कम हो, ठीक है। दैट मीन्स लॉस ऑफ फॉलो अप के चांसेस बहुत से कम हो। अब उसके बाद हम आउटकम देखते हैं, असेसमेंट देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं कि क्या रहा हमारा डिफरेंस, सही आया या नहीं, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसका इफेक्ट है या नहीं है ना। तो ये हम हाइपोथेसिस प्रूव करते हैं। अब इस तरह की स्टडीज़ में कुछ बायसेस होते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, सब्जेक्टिव वेरिएशन, मान लो पेशेंट को पता है कि भाई मेरे को नया ट्रीटमेंट है तो वो कहेगा हाँ भाई मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मेरे को अच्छा इंप्रूवमेंट लग रहा है, तो सब्जेक्टिव वेरिएशन होता है। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेटर को पता हो कि भाई हाँ कुछ नई ट्रीटमेंट चल रही है, नई सर्जिकल प्रोसीजर हुई है, तो वो थोड़ा बायस हो जाता है कि इसका इफेक्ट अच्छा है। अब इवेल्युएशन में भी बायस हो सकता है, जब जो एनालाइज कर रहा है उसको पता है, ठीक है, तो इवेल्यूएट करते हुए थोड़ा सा बायस हो सकता है, अच्छा नई ट्रीटमेंट थी, इसका रिजल्ट अच्छा है शायद, ठीक है, तो ये सब कॉन्शियसली भी हो सकता है। अब इन बायसेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग भी 3 तरह से हो सकती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, उसको नहीं पता मैं किस प्रोसीजर में जा रहा हूँ, ठीक है। डबल ब्लाइंड में जो ना इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता, ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता कि वो किस ग्रुप में है। और ट्रिपल ब्लाइंड में क्या है, तीनों को नहीं पता, जो एनालाइज कर रहा है उसको भी नहीं पता, पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता, और इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता। तो ये हमारी ट्रिपल ब्लाइंड हो जाती है। एक होता है एलोकेशन कंसीलमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जनरेट कर रहा है जो रैंडमली असाइन कर रहा है स्टडी ग्रुप या पार्टिसिपेंट में, उसको नहीं पता कि कौन सा पेशेंट या कौन सा जो पार्टिसिपेंट है वो किस ग्रुप में जा रहा है ना। इसमें कोडिंग होती है, बेसिकली कोड करते हैं, कोडिंग करने के बाद हम उसको फर्दर एलोकेट करते हैं। अब आता है हमारा फील्ड ट्रायल या कम्युनिटी ट्रायल, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल था वो पेशेंट पे होता है बेसिकली। कम्युनिटी ट्रायल में ये प्रिवेंटिव होते हैं बेसिकली, इसमें 2-3 थे ना, प्रिवेंटिव ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, और उसके बाद हमारा प्रिवेंटिव ट्रायल और रिस्क फैक्टर ट्रायल और सीजेशन एक्सपेरिमेंट, 3 तरह के होते हैं। तो प्रिवेंटिव ट्रायल में बेसिकली जैसे ट्रायल ऑफ वैक्सीन है या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का हम ट्रायल करते हैं, तो इसमें हम हेल्दी इंडिविजुअल्स को लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें बोथ द ग्रुप्स आर फॉलो टू डिटेक्ट द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अटैक रेट देखते हैं, इंसिडेंस रेट देखते हैं, ठीक है, कि वैक्सीन दे दिया उसके बाद फॉलोअप किया कि इसमें कितना, जो जिसमें वैक्सीन दी है उनमें कितना इंसिडेंस हुआ है, जिनमें वैक्सीन नहीं दी उनमें कितना इंसिडेंस हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोनों को एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट अगर डिफरेंस है तो दैट मीन्स वैक्सीन इज इफेक्टिव, है ना। रिस्क फैक्टर ट्रायल में हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल में बेसिकली इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं रिस्क फैक्टर का। सिंगल फैक्टर का भी हम कर सकते हैं इसमें स्टडी, और मल्टीपल फैक्टर्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो CHD है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल हम देख रहे हैं, या स्मोकिंग की हैबिट है, तो हम उस रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई, उसको कहेंगे भाई स्मोकिंग नहीं करना। 2 ग्रुप ले लिए है ना, एक को कह देंगे ठीक है कंटिन्यू रखो, एक को कहता है नहीं कंटिन्यू नहीं रखना, बंद करो स्मोकिंग। उसके बाद हम देखते हैं उनका इफेक्ट क्या है, ठीक है। या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में हम ये देखते हैं, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्रग देके, और दूसरे ग्रुप में नहीं करते। उसके बाद हम उसका इफेक्ट देखते हैं क्या आया है क्या नहीं। तो ये रिस्क फैक्टर
ये रिस्क फैक्टर ट्रायल या सीजेशन एक्सपेरिमेंट ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ऊपर वाला रिस्क फैक्टर ट्रायल है, इसमें रिस्क फैक्टर था सीरम कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो उसमें हमने एक ग्रुप में हमने ट्रीटमेंट दे दिया, एक में नहीं दिया, प्लेसिबो दे दिया। उसके बाद हमने इंसिडेंस देखा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, किस में कम हुआ किस में नहीं हुआ, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो दैट मीन्स कि रिस्क फैक्टर को अगर हम कंट्रोल करें तो डिजीज़ की इंसिडेंस में हम बहुत रिडक्शन कर सकते हैं। सीजेशन एक्सपेरिमेंट में जैसे स्मोकिंग, एक में हमने कंटिन्यू स्मोकिंग होने दी, एक में उसको एजुकेट करके उसको हमने मोटिवेट करके स्मोकिंग कम कर दी। उसके बाद हमने देखा कि क्या डिजीज़ में जैसे लंग कैंसर में कोई फ़र्क आया या नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब ये थर्ड था सीजेशन एक्सपेरिमेंट। ये बात कर ही ली हमने। अब हमारा आता है कम्युनिटी इंटरवेंशन ट्रायल। कम्युनिटी इंटरवेंशन ट्रायल में बेसिकली यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, ना तो सिक पर्सन है और ना ही हेल्दी पर्सन है। इसमें हमारी पूरी कम्युनिटी मतलब पूरी कम्युनिटी को हम यूनिट बना के चलते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी में इंटरवेंशन करेंगे, दूसरी कम्युनिटी में हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसके बाद हम जो फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप करने के बाद हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे मान लो कि फ्लोरीन कम्युनिटी वाटर सप्लाई में हमने एक कम्युनिटी में फ्लोरीन ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद दूसरे में हमने नहीं ऐड करी, ठीक है। 2 टाउन है, 2 टाउन में या 2 कम्युनिटी में एक के वाटर सप्लाई में हमने फ्लोरीन ऐड कर दी, दूसरे में नहीं करी, ठीक है। तो उसके बाद हमने डेंटल डिके का देखा, इंसिडेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो इस तरह के 2 कम्युनिटी में अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो इसे कम्युनिटी इंटरवेंशन ट्रायल बोलते हैं। अब होता है ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसमें हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। इट इज पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसको हम कंफर्म करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बेस्ट नोन एग्जांपल है रिट्रोडेंटल फाइब्रोप्लेजिया का, ठीक है। ये बेसिकली इसको ऑब्जर्व किया था टी.एल. टेरी ने 1942 में, ठीक है। उससे पहले गया था रिट्रोडेंटल फाइब्रोप्लेजिया अननोन था, है ना। तो इसमें ये देखा कि भाई ये हुआ क्यों है, लीडिंग क्लॉज है ब्लाइंडनेस का, ठीक है, बच्चों में। तो इसको हम देखा कि ऐसा हुआ क्यों है। तो इसमें लार्ज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हमने किया, ठीक है। उसमें 18 हॉस्पिटल में यूनाइटेड स्टेट में। तो उसमें क्या किया गया, उसमें प्री मैच्योर बेबीज़ जिसमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है ना। तो उस तरह के बच्चों को जो 1500 ग्राम्स के या उससे कम के बच्चे थे, उनको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में रखा, ठीक है। तो कुछ बच्चों में 50% ऑक्सीजन थेरेपी दी 28 दिन तक, जो ऑलरेडी दी जा रही थी, नई थेरेपी थी। और कंट्रोल ग्रुप में क्या किया, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में दिया गया, अदरवाइज नहीं दिया गया। तो रेट्रोडेंटल फाइब्रोप्लेजिया जो था वो उन्हीं बच्चों में आया जिनमें ऑक्सीजन दिया गया था, और जिन बच्चों में ऑक्सीजन नहीं दिया गया था कंट्रोल ग्रुप में, उसमें एक भी केस नहीं आया। तो ये कंफर्म करता है एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को, ठीक है, कि ऑक्सीजन थेरेपी हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती, सबको नहीं देनी होती। अब फिफ्थ नेक्स्ट क्या था, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में हेल्थ सर्विस इवैल्यूएशन ट्रायल, हेल्थ सर्विस रिसर्च स्टडीज़ भी कहते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं, कोई पॉलिसी आई है हमारी, या कोई हमारा नया हम डेवलप करना चाहते हैं अपने यहाँ, ठीक है, कोई सर्विसेज हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उसको हम इवेल्यूएट करते हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे कि जब डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस का शुरू हुआ था, तो इसमें हमने देखा था, ग्रुप बनाए थे कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उनके इफेक्ट देखे। क्योंकि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली सस्ता है, ठीक है। जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल स्टे होता था, कॉस्टली भी होता था, फिजिबल भी कम होता था, ठीक है, दूसरी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो दोनों को कंपेयर किया था ग्रुप बना के, तो उसमें डोमिसिलरी ट्रीटमेंट हमारा ज़्यादा सही निकला था। तो उसके बाद हमारा डोमिसिलरी ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किया गया था ट्यूबरक्लोसिस में। या जैसे कि हेल्थ केयर डिलीवरी टास्क होते हैं ट्रेडिशनली, जैसे कुछ जो बहुत ही माइनर सी मॉर्बिडिटी थी, उसको हमने पैरामेडिकल वर्कर्स को दे दिया फील्ड में, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो फिजिशियंस थे उनके पास लोड कम आ गया। पहले हमने ट्रायल करके देखा कि यह इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, तो उसके बाद उसको अडॉप्ट कर लिया गया। रेंडमाइजेशन का फ़ायदा क्या है जो स्टडीज़ होती है, बेसिक हमारा पर्पस क्या है, रेंडमाइजेशन is basically implemented to prevent any potential bias on the part of the investigator from influencing the assignment of participant to different treatment group, and because all groups are as similar as possible and confounding co-intervention and biases in outcome ascertain can be minimized, ठीक है।
वही है कि जो हमें कुछ दिख रहा है, कंफाउंडिंग फैक्टर दिख रहे हैं, हमने मैचिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, अननोन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन से वो सारा इक्वलेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल चांसेस हो जाते हैं पार्टिसिपेंट्स को ट्रीटमेंट ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में जाने के लिए, ठीक है। अब 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली, सिंपल रैंडम एलोकेशन, सिस्टमेटिक एलोकेशन या स्ट्रेटिफाइड एलोकेशन। सिंपल रैंडम में तो हम जैसे रैंडम नंबर्स ले लिए या कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स ले लिए, ठीक है, लिस्ट होती है, उससे हमने एलोकेट कर दिया। सिस्टमिक एलोकेशन में जैसे हमने रैंडमली कोई नंबर उठाया, हॉस्पिटल में मान लो पेशेंट पे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ओपीडी नंबर के हिसाब से रैंडमली एक ले लिया, भाई ठीक है, शुरू के 10 में से जो आएगा हमने एक ले लिया, पर्ची उठा ली, ठीक है, लॉटरी सिस्टम से 5th नंबर ले लिया, 6th नंबर ले लिया, उसके बाद हम एवरी 3rd 5th 10th जो भी ओपीडी हमारी है उस हिसाब से हम लेते चले जाते हैं, तो सिस्टमेटिक एलोकेशन है। स्ट्रेटिफाइड एलोकेशन में, या इसे प्रोग्नोस्टिक एलोकेशन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली हमें स्ट्रेटा बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है, मान लो 100 पेशेंट है, उसमें 600 मेल्स हैं, 400 फीमेल्स हैं, लेकिन इसमें एज फैक्टर भी है, ठीक है। ये हम उन कंडीशन में करते हैं जहाँ जो हम स्टडी करना चाहते हैं उस पर एज का, जेंडर का या दूसरे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, ठीक है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट आता है डिजीज़ पे, तो उसमें हम स्ट्रेटा बनाएंगे जिससे हम एक होमोजीनिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में 1000 पेशेंट है, इसमें 600 मेल हैं, 400 फीमेल्स हैं। मेल में भी हमने यंगर और ओल्डर देख लिया, फीमेल में भी यंगर और ओल्डर देख लिया, उसके बाद हमने इसको रेंडमाइज़ किया, ठीक है। जैसे 360 यंगर मेल है, ठीक है, 360 यंगर मेल में से हमने 180 रेंडमली कंट्रोल ग्रुप में डाल दिए, 180 हमने ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। और इसके बाद जो ओल्डर मेल थे 240, उसमें से 120 इधर डाल दी, 120 उधर डाल। इसी तरह फीमेल में 300 और 100 है, इसमें 150 करके या 50 करके दोनों ग्रुप्स में डाल दिए, तो स्ट्रेटा बना दिए। उसके बाद हमने स्ट्रेटा को ही फॉलो किया और उसके बाद इसी को हमने असेस किया, एनालाइज किया, तो इस तरह से हम स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन करते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।